नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम शनि की चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम शनि की व्याख्या एक अलग प्रकार से कर रहे हैं। शनि को समझने के लिए हमें पूरे ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा और अगर हम आकाश की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें या शरीर की बात करें तो हमारा शरीर जो है पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है और यही तत्व हमें प्रकृति में या ब्रह्मांड में मिलते हैं। इन तत्वों में पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है और आकाश है। और ये पंच महाभूत तत्व जो हैं हमारे शरीर में और प्रकृति में इनका जो संतुलन है बराबर है। जल तत्व जो है वो 72% मिलता है, पृथ्वी जो है वो 12% मिलती है, वायु जो है वो 6% मिलती है, अग्नि 4% या परसेंटेज और आकाश 6%। तो इस तरह से आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में या शरीर में इन तत्वों का समावेश है। तो हम प्रकृति से एकदम अलग नहीं हैं, इसलिए कहा भी जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ज्योतिष में हम 4 तत्वों की बात करते हैं। हम बात करते हैं अग्नि की, हम बात करते हैं पृथ्वी की, हम बात करते हैं वायु की और हम बात करते हैं जल की। हम आकाश की बात नहीं करते। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सारी ऊर्जा हमें आकाश से प्राप्त होती है। वैसे भी जीवन में भी जो बहुत कुछ प्राप्त होता है वो आकाश से प्राप्त होता है। हालांकि आकाश मात्र 6% है। अगर इस 6% को निकाल दें तो जीवन संभव ही नहीं है। तो आज हम वायु तत्व की बात करेंगे। उससे पहले आकाश को समझना बहुत आवश्यक है। आकाश, जैसा मैंने बोला, कहने को 6% है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो अनंत है। ये ब्रह्मांड है और वहाँ मल्टी यूनिवर्सेस हैं। आजकल एक यूनिवर्स की बात नहीं होती, मल्टी यूनिवर्सेस की बात होती है। और ये सब जो हैं, ये जो 6% जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके कारण ही ये सब यहाँ पृथ्वी पर संभव हो पाता है। और वायु का जो संबंध है वो आकाश से ही है। वायु हमको दिखती नहीं, लेकिन वायु के बिना जीवन चलता भी नहीं। तो आकाश और वायु मिल जाते हैं, यूँ तो सारे ही मिल जाते हैं। तो अगर आकाश और वायु मिल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और जीवन कैसे बदलता है। बिना वायु के जीवन की संभव ही नहीं है। और पतंजलि 5 प्रकार की वायु की बात करते हैं। ये बोलते हैं व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। तो इन सब से मिलकर हमारा शरीर बनता है। इसमें से जो भी तत्व, जो भी वायु शरीर में कम या ज़्यादा हो जाती है, उसी के अनुसार जो आपका शरीर है वो रोगग्रस्त होना प्रारंभ हो जाता है। ज्योतिष में भी 3 राशियाँ ऐसी हैं जिनका संबंध वायु से है। उसमें से पहली राशि मिथुन है, दूसरी तुला है और तीसरी कुंभ है। ये तीनों ही राशियाँ वायु तत्व हैं, लेकिन एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। इन सब के गुण धर्म अलग अलग हैं। इन राशियों से जो वायु का आदान प्रदान होता है, उससे न केवल हमारे आपके बल्कि यूनिवर्स के विचार, व्यवहार, आचरण
संबंध सब बदल जाते हैं। तो ये वायु बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये राशियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस प्रोग्राम में बात तो शनि की कर रहे हैं। और शनि अगर इसमें से किसी भी राशि में हो तो किस तरह का संबंध शनि का बनता है। शनि अलग प्रकार का ग्रह है और ये राशियाँ भी एक दूसरे से भिन्न हैं और भिन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। तो हमारे साथ हमेशा की तरह कविता चैतन्य है। इनका परिचय हम बहुत बार दे चुके, दोबारा दे दें कि ये ज्योतिष में पिछले 20 साल से हैं और इनका अपना एक स्थान है और ये बहुत गुणी महिला हैं और हमारे साथ अपने पहले प्रश्न लेकर आती हैं, जिससे कभी हमको दिक्कत होती है। लेकिन इससे फ़ायदा यह होता है कि अगर प्रश्न में दम हो तो फिर उत्तर देने वाला भी चौकन्ना हो जाता है। तो मैं बहुत चौकन्ना होकर इनके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो कविता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। शनि तत्व और पृथ्वी तत्व राशि में तो शनि की चर्चा हो चुकी है। आज करते हैं वायु तत्व राशि में शनि की स्थिति की बात करते हैं। ये जो ग्रहों की दुनिया है सब बहुत ही विचित्र है, बहुत ही रोमांचक है। जैसे जिन ग्रहों में नैसर्गिक मैत्री है उन्हीं में सबसे ज़्यादा विरोधाभासी प्रवृत्ति भी है। जैसे आज हम इसमें वायु तत्व राशि में मिथुन राशि की बात करें तो इसका जो लॉर्ड है बुध है और बुध बहुत ही चंचल है, राजकुमार है, जल्दबाज है। और जबकि शनि की प्रवृत्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, वो मंद है, मैच्योर है, ठहराव है उसमें। और जबकि ये दोनों मित्र हैं, बुध और शनि। बुध के पास तो विचारों की इतनी भीड़ है और शनि को तो विचारों की जो अनर्गल विचार है उनसे उनको बिल्कुल परहेज ही है शनि को। तो ये जो इतना विरोधाभास होते हुए भी और जो उनकी आपसी मित्रता भी है, तो यहाँ शनि स्थित होकर बुध की जो जल्दबाजी है या उसका एक अल्लड़पन है उसको कंट्रोल करेगा या और समस्या पैदा करेगा। मिथुन राशि जो है वो काल पुरुष की तृतीय राशि है जी और अगर पहली राशि आप स्वयं हैं तो तीसरी राशि को आपकी बाहें मान सकते हैं। जी बाहें जो है आपका विस्तार है, पहला विस्तार। जी मनुष्य का विस्तार उसकी बाहें हैं, वो सारे अपने काम बाहों से ही करता है। तो वो बाहों से अपना विस्तार करता है और हर व्यक्ति विस्तार चाहता है। तो विस्तार के लिए उसे कहीं ना कहीं शब्द की ज़रूरत पड़ती है और शब्द का मिथुन राशि से गहरा संबंध है। शब्द की उत्पत्ति तो आकाश में हुई जी हाँ। और वो वायु के द्वारा उस ज़मीन पर लाया गया। जी बिल्कुल। तो शब्द जो है, शब्द जब संवाद बन जाता है तो उसमें एक अलग सी मिठास आ जाती है। जी और प्रत्येक व्यक्ति संवाद करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। बिल्कुल। वो इस तलाश में रहता है कि उसे कोई ऐसा अपना सा मिले जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी सोच है, जो उसका जो पढ़ा लिखा है, जो भी समझता है, वो जी जितना भी उसको ज्ञान है या नहीं है, उसके लेवल का व्यक्ति चाहता है कि जो उसकी संवाद को सुन सके, बात को सुन सके। जब वो बात को सुनता है तो फिर बात आगे बढ़ती है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वैसे वैसे अपनत्व भी आगे बढ़ता है। और जब अपनत्व बढ़ता है तो वहाँ पर जो वक्तव्य होते हैं या जो शब्द होते हैं वो साकार हो जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं। तो वहाँ एक जीवन को एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। मैं सिर्फ अभी मिथुन राशि की बात कर रहा हूँ, शनि पर आते हैं जी। लेकिन अगर हम एक बात को नहीं समझेंगे तो दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। हम सब कभी ना कभी विचार विमर्श करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं विचारों का। जी। और अगर हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है तो हमको सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और ये व्यवस्था अनंत काल से चली आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई अनुभूति होती है और वो अनुभूति को अभिव्यक्ति में बदलना चाहता है। बिल्कुल। और कभी आप गूंगे आदमी को देखिएगा, उसको भी अनुभूति हो रही है
वो जब आपसे अभिव्यक्त करना चाहता है तो कितना कष्ट होता है उसको, उसके चेहरे के कितने हाव भाव होते हैं, कितनी भाव भंगिमा बनती है, कितने कभी हाथ हिलाता है, कभी आँख से बात करता है, कभी मुंह से तो बोल नहीं पाता। तो अभिव्यक्ति अगर हो जाए, अनुभूति जो हो आपको उसकी अभिव्यक्ति हो जाए, तो यह भी ये आपके एक विस्तार का भी माध्यम है और ये आपके जीने का एक तरीका भी है। और शनि अगर जो इस राशि में होता है तो यहाँ बुद्ध की एक और उलझन है जी। कि अगर वो वार्तालाप में उलझ जाए तो वो उलझता चला जाता है उसको। क्योंकि वो द्विस्वभाव राशि है तो उसको शायद निर्णय लेने में भी कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जैक्टली। और शनि जो है वो मितभाषी है। जी वो हाँ। कहता है कि कम शब्दों में, उन शब्दों में जिन शब्दों के आकार बन सकें, कभी जो शब्द कभी साकार हो सकें, बिल्कुल। जो शब्द कभी जीवन में उतर सकें, तो ऐसे शब्दों को बोलो, जी हाँ। ना कि अनर्गल कुछ भी बोलो। तो उसे अनर्गल से मुश्किल है। तो यहाँ बैठकर वो जो बुद्ध के आपने बोला कि वो राजकुमार है, वो कुछ भी सोचता जल्दबाज है। है। जब हम बात करते हैं बुद्ध को राजकुमार जैसी, तो वो जिज्ञासाओं से भरा पड़ा है। जी एक हाँ। कोई व्यक्ति जो जिज्ञासाओं से भरा पड़ा है तो बहुत सारी बातें कहना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति उसके सामने एक अनुभवशील व्यक्ति है। तो जो शनि है उसकी कल्पना आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से कर सकते हैं जी हाँ। जो चाहता है कि इस विचार को तोलो, नापो, इसकी उपयोगिता देखो और इसकी रेंज देखो, ये कहाँ तक जा सकता है और क्या यह विचार तुम्हें आगे लेके जा सकता है या ये जस्ट बकवास टाइप है। तो उसे इससे उलझन है अगर, तो वहाँ पर वो कोशिश करता है कि आदमी के भीतर एक परिवर्तन लाए, तो एक अंकुश कांस्टेंट लगाए रखता है। तो इस तरह से वो कंट्रोल करता है। मतलब शनि जो बुध के कारकत्व हैं, जो उसका अल्लड़पन है, उसको संतुलन में लेके आते हैं। करेक्ट, लेके आते हैं। और उसके बाद शनि ये भी भीतर ही बैठ के बताता है कि जो शब्द जो है वो मंत्र हो सकता है, जी हाँ। वो ऋचा हो सकता है, वो श्लोक हो सकता है। तो शब्द को व्यर्थ मत जान दो, और अगर तुम शब्द की इज्जत करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो शब्द को नापना, तोलना और उसकी कितनी गहराई है उसको जानना और कितनी उसकी रेंज है, ये सब जानकर बोला जाए तो फिर शब्द अमर हो जाता है। वरना शब्द ये खाली कारतूस की तरह है। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे शनि वृद्ध है, मनन की शक्ति देते हैं, तो अगर बुध वाला व्यक्ति कहीं उद्दंड हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दंड भी देंगे, कुछ उसको, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ उसको परेशानियाँ भी आएंगी, कुछ रुकावटें भी आएंगी, जिससे वो सीख कर, समस्याओं से सीख कर फिर आगे बढ़ेगा। उसमें ऐसा होता है कि मान लो आपकी कुंडली में शनि है मिथुन जी। में, और आप इतने कौतूहल से भरे हुए हैं, इतनी जिज्ञासाएं हैं और अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आप कुछ भी अनर्गल वहाँ बोल जाते हैं जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ। तो बाद में आपको पछताना पड़ता है। जो पछताना पड़ता है तो पछताना इसलिए पड़ता है कि शनि कहता है कि तो ऐसे तो मानता नहीं, अब तो भुगत के मान। तो भुगत के मानता है तो आदमी समझ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब वायु तत्व की दूसरी राशि तुला पर आते हैं। ये वायु तत्व है, साथ में इसकी चर प्रवृत्ति भी है। और अगर इसके स्वामी शुक्र ग्रह को देखें तो भौतिकता है, विलासिता है, ब्यूटी है। और शनि जस्ट इसके बिल्कुल विपरीत, उसकी जैसे स्वरूप बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि एक वृद्ध स्वरूप है, रूखा है। अब बात वही है कि दोनों मित्र ग्रह हैं, पर ये तुला शनि की उच्च राशि है, तो जाहिर है कि अपनी अपनी जो उसकी खुद की राशि है उससे भी ये राशि शनि को ज़्यादा प्रिय होगी। तो यहाँ पर जो शनि शुक्र का बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं बोलेंगे, जैसे कि हर चीज़ को, भौतिकता को समेटने की जो एक इच्छा है उस पर अंकुश लगाएंगे या बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे उसमें? ज्योतिष में बड़े कमाल की बात है कि प्रत्येक ग्रह जब अपनी उच्च कलाओं में होता है,
उच्च होता है तो कुंडली को में एक विशेष आकर्षण पैदा कर देता है, व्यक्ति में एक विशेष आकर्षण पैदा कर देता है। बिल्कुल। दो ग्रह हैं जी। तुला में, शनि शुक्र, शनि जो है शुक्र की राशि में हाँ जी। उच्च हो जाता है। एक और ग्रह जोड़ लेते हैं, मंगल शनि की राशि में जाके उच्च का हो जाता है, हाँ जी। यानी मकर में। जी। उसका तौर तरीका अलग है, शनि का तरीका अलग है। वो आनंद फानंद कुछ भी करने को तैयार है मंगल। जी। लेकिन शनि जो है जब तुला में है तो वो जानता है कि ये जो राशि है ये सौंदर्य की राशि है, विलासता की राशि है, ये सुख की राशि है, ये वैभव की राशि है, ये एक सामर्थ्यवान की राशि है, जो भौतिकता की बात करते हैं कि भौतिक युग में हम चलते हैं। भौतिक युग सदैव ही रहा और सदैव ही आदमी का मन भौतिकता की ओर अग्रसर रहता है। तो शनि कहता है कि भौतिकता में कोई नुकसान नहीं है, आदमी को भौतिक होना चाहिए। आदमी को भौतिक से मतलब ये कह सकते हैं कि उसको अपने आप में सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सके और जहाँ मौका मिले औरों की मदद कर सके। तो वहाँ तक उसे शुक्र से कोई अड़चन नहीं है। वो भी चाहता है कि सुख संपन्नता होना चाहिए और हर तरह का ज्ञान भी उपलब्ध होना चाहिए। शनि यहाँ पर चाहता है कि संगीत को भी महत्व दिया जाए, लिटरेचर को भी महत्व दिया जाए, डांसिंग को महत्व दिया जाए, जो भी ग्लैमर की चीज़ें हैं ग्लैमर को महत्व दिया जाए, भौतिकता को महत्व दिया जाए, लेकिन उसमें लिप्त ना हुआ जाए। लिप्त होने में उसको उलझन है, लेकिन सुख समृद्धि में उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और शनि जब भी इस राशि में आता है, खासतौर से तुला में आता है तो 30 वर्ष के बाद आता है। जी हाँ। तो उसको भी मालूम है कि मैं 30 वर्ष के बाद आया हूँ, तो उसे पूरी दुनिया में और जिस व्यक्ति की कुंडली में है उन दोनों में आमूल चूल परिवर्तन लाना है कि ये शनि की नियति है, ये शनि का रोल है। तो वो इस दुनिया में भी एक नयापन लेके आता है। अब अगर पिछले सारे वर्षों में उठा के देख लें, जब भी शनि तुला में होगा तो वो दुनिया में दो ढाई साल में बहुत भारी परिवर्तन आए होंगे। हमारे पास रिकॉर्ड है, हम देखते हैं। आदमी के जीवन में भी वो उस तरह की स्थितियाँ क्रिएट करता है और जो शुक्र उस राशि में मदद करता है उन स्थितियों से फ़ायदा लेता है, उनको आत्मसात करता है और उस क्षेत्र में पराकाष्ठा में जाकर मामले को रोकता है। फिर वो अपनी तरीके से स्थिति को संभालता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता। यही उसका एक गुण है, बाकी उसे भौतिकता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जैसे हम भौतिकता की बात कर रहे हैं, इसके साथ हम आर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, ग्लैमर की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ एक नयापन लाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक बात है। मतलब पुरानी जो चल रही है परिपाटी, उसमें कुछ बदलाव लाना, उसको एक नए तरीके से पेश करना। करेक्ट। उसका है कि आप अपने आसपास किस तरह से ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अब राजा हो कोई जी, ऐसे राजा हुए भी हैं, तो वो कोशिश करेगा कि ना केवल मेरे नगर में बल्कि मेरे देश में एक ऐसी व्यवस्था हो, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हों, ऐसे संग्रहालय हों, ऐसे म्यूज़ियम हों, ऐसे संगीत के लोग हों, उनको प्रमोट करेगा तो एक अलग तरह का माहौल बनेगा। अकबर की कुंडली में ये था, शनि उच्च का था, तो उसके ज़माने में नवरत्न की हम बात करते हैं तो एक अलग प्रकार का उसने संगीत को भी दिया, लिटरेचर को भी दिया, तो बहुत सारी चीज़ें उसने की। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी कुंडली में था, तो उन्होंने, वो खुद ही पोइट थे, तो वो कहता है कि और भी चीज़ों के साथ हमको आत्मसात करना चाहिए। इन सब जो चीज़ें न केवल भौतिक सुख हो बल्कि मानसिक सुख भी दें। कोई मान लो कोई गाना गा रहा है, कोई संगीत छिड़ रहा है, या कोई पोइट्री लिख रहा है, या कोई गद्य कर रहा है, तो उसमें भी वही आनंद है जो कोई जो और तरह के भौतिक सुख में है। भौतिक सुख को हम फिजिकल से जोड़ते हैं, फिजिकल से ना जोड़कर अगर हम इसे एस्थेटिक रूप में यूज़ करें तो किसी भी मासूम बच्चे को देख के आपको उसके प्रति एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। एक फूल को देख के आपके दिल में अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो एक
फूल और बच्चा, तो बच्चा रहेगा नहीं, कल जवान हो जाएगा। फूल फूल नहीं रहेगा, कल फूल ख़त्म हो जाएगा, नया फूल अवश्य आएगा। लेकिन अगर ऐसे कोई मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएं, ऐसे कुछ वास्तुकला का प्रयोग किया जाए, ऐसी कुछ लिटरेचर क्रिएट किया जाए कि जो बाद में, जैसे कालिदास है या शेक्सपियर है, वो कब लिखे गए लेकिन हर समय वो सामयिक आज रहते भी हैं, लोग याद सामयिक करते रहते हैं हैं। इसको, तो इस तरह की बात, इस तरह का भी शनि का यहाँ रूप हो जाता है। सर आपने कितने इसको स्पष्ट रूप से समझाया, जबकि जब शुक्र की बात आती है तो सामने बस 2-3 वर्ड सामने आ जाते हैं, भौतिकता है, खुशी है और ग्लैमर है। पर इस ब्यूटी को अलग तरीके से भी देखा जाए तो एक नया ही उसमें मतलब ब्यूटी का एक रूप सामने आएगा, शायद वो शनि ही सामने प्रदान करते हैं उसको। एक अंग्रेजी का वाक्य है, उसकी मैं हिंदी बोलता हूँ कि ब्यूटी देखने की चीज़ है, छूने की चीज़ नहीं है। बिल्कुल। इसको देखने का जो आनंद है वो छूने का आनंद नहीं है, मसलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम ब्यूटी को छूने और मसलने में यकीन रखते हैं, इसलिए हमारा ब्यूटी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बड़ा डिस्टर्ब्ड है। सर आप तो ज्योतिष में भी पोइट्री कर देते हैं। सर आप कुंभ राशि पर आते हैं, ये भी वायु तत्व राशि जो शनि की अपनी राशि है। सर आपसे अक्सर सुना है कि शनि मानवता का ग्रह है और कुंभ राशि भी मानवता की राशि है, और आपने ये भी बताते हैं अक्सर कि हम अभी एक्वेरियन एज यानी कि कुंभ युग में जी रहे हैं। तो पहले तो इसको बताइए सर कि ये क्या है, हम शनि की बाद में बात करते हैं, कुंभ राशि में शनि की स्थिति की, कि जो एक एक्वेरियन एज है ये क्या है। देखिए, इसका वेस्ट में बहुत चर्चा होती है, और एक एज की जब बात करते हैं, एक युग की बात करते हैं, जी। तो एक एज 2000 साल की होती है। अच्छा। और ये उल्टी गणना होती है। इससे पहले हम पीसियन या पाइसेस एज में थे। ओके, जब पाइसेस एज में होते हैं तब हमारा जो माध्यम होता है कम्युनिकेशन का, वो समुद्र होता है। अगर आप पीछे चले जाएं 100 साल पीछे, तो हमारा सारा जो भी गतियाँ थी, आना जाना था, जो भी लोग आते थे, यात्राएं करते थे, समुद्र से यात्राएं करते थे। जी। तो हमारा व्यापार समुद्र से था। जी जी। तो वो जल की एज थी, तो हम जल से सारा कनेक्ट थे। जी हाँ। तो अब जो है 1980s के बाद से हम कुंभ एज में प्रवेश करते जा रहे हैं। और किसी भी ये 2000 साल में घटना घटती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 100-200 साल पहले उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो हम कुंभ एज में हैं और 2000 एडी में आके तो पूरी तरह से प्रवेश कर ही गए हैं। तो कुंभ एज का मतलब ये आकाशीय एज, स्पेस की एज, कम्युनिकेशन की एज। तो हमारा अब सारा कम्युनिकेशन स्पेस से है, समुद्र से हमारा लेना देना है लिमिटेड। बाकी हमारा लेना देना जितना भी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इंटरनेट हो रहा है, या जो मोबाइल हो रहा है, या एआई हो रहा है, या जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारे हमको ये कुंभ एज में ही परिवर्तन हो रहे हैं। कुंभ एज में एक और चीज़ हो रही है, आजकल पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं वो कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं। जी हाँ। और इसमें बायोलॉजिस्ट अपने तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, फिजिसिस्ट अपने तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, और जो फिलोसफर्स हैं वो अपने तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो अपने तरीके से सिद्ध कर रहे हैं। वो क्या जानना चाह रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस क्या बला है। जी हाँ। हमारे यहाँ तो हम बोल देते हैं हम चैतन्य हैं, चैतन्यता है। लेकिन चैतन्यता कहाँ से आती है, वो कहाँ से पैदा होती है, वो कब से पैदा हो रही है, क्यों पैदा हो रही है, क्यों एक आदमी को अलग से अनुभूति होती है, मुझे नहीं होती, क्यों आपकी चैतन्यता कहीं और आपको ले जाती है, आप किसी और ट्रांस में चले जाते हैं। अगर चैतन्यता है तो मैं उस चैतन्यता को क्यों नहीं देख पाता, आप क्यों देख पाते हैं? हाँ सर, जैसे कोई तो एकदम से आभास ही हो जाता है, किसी को कोई कुछ समझ आदमी ही देख नहीं पाता आता। है, कोई इंट्यूशन हो रहा है। वो कह रहे हैं अगर चैतन्यता है तो कहाँ पर है, तो वहाँ पर जो पहले एक डायमेंशन था, जैसे स्पेस तो आकाश है, और दूसरा डायमेंशन टाइम का है। अगर टाइम हटा दो तो स्पेस में अगर हम मल्टी यूनिवर्सेस में चले जाएं तो वहाँ पर टाइम तो है नहीं।
कोई घड़ी लेके तो बैठा घड़ी नहीं तो हुआ, है नहीं, जी वहाँ हाँ। सिर्फ स्पेस है, एक है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर भी कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस क्या है? तो जी हाँ। पूरा विज्ञान विज्ञान वैज्ञान का जगत इसमें लगा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो 5,000 साल पहले जान लिया कि वो कॉन्शियसनेस है क्या है, चैतन्यता है क्या, अवेयरनेस है क्या। तो अवेयरनेस, तो इस फूल को क्या मालूम कि मैं कल खिलूँगा, इस बीज को क्या मालूम मैं खिलूँगा, कि खिल रहा है तो क्यों खिल रहा है, तो इसे कौन खिला रहा है, तो वो जानना चाह रहे हैं। तो उस पर वो कह रही है कि जब दो डायमेंशन हो गए, स्पेस और टाइम की, जी तो स्पेस और टाइम में हम आप जीते हैं। एक आपकी उम्र है, मेरी एक उम्र है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो नहीं जाती। जी तो इस यूनिवर्स में तो उन्होंने, जो साइंटिस्ट ने बहुत आगे काम किया, तो आइंस्टाइन 4 डायमेंशन की बात कर गए थे। अच्छा उसमें लेंथ भी है, ये भी है, वो लंबा है। और आजकल जो साइंटिस्ट बात कर रहे हैं 10 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 10 डायमेंशन की। तो कॉन्शियसनेस के 10 डायमेंशन है, जो चैतन्यता की हम बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान सिद्ध करना चाहता है। और उसमें से उन्होंने 11वां निकाला। वो कहते हैं एक स्ट्रिंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी। फिर बोलते हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, जो 11वां है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, धागा जुड़ा हुआ नहीं है। तो आकाश जब वो दिखाते हैं तो धागों से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसको भी आगे जाकर। तो जब वो उससे जुड़ा हुआ है तो वो जो 11वां है, कहते हैं शायद ये गॉड है। अच्छा शायद, ऐसा नहीं गॉड नहीं है। तो ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर बहुत काम हो रहा है। और इस पर ये कुंभ में, आपने कुंभ की बात की या कुंभ राशि की बात की, तो कुंभ राशि विस्तार की राशि है, विकास की राशि है, नई चीज़ों की राशि है, आकाश की राशि है। लेकिन ये भी एक नियम के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया में आजकल एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नियंत्रण भी किया जा रहा है। इसका नियंत्रण भी होना चाहिए कि आप बांट तो रहे हैं। कुंभ राशि बांटने वाली राशि है। आदमी एक घड़ा लेके चल रहा है, उसमें पानी छलक रहा है तो बांट रहा है, सब कुछ जानता है। वो कह रहे हैं बांट तो रहे हैं, लेकिन किसको बांट रहे हैं? पहले ज्ञान जो दिया जाता था, पहले युग में ज्ञान पात्र को दिया जाता था जो उसके लायक हो। अब इन्फॉर्मेशन हर आदमी के पास है। तो इन्फॉर्मेशन हर आदमी के पास है, नॉलेज हर आदमी के पास नहीं है। तो लेकिन कुछ जिनके पास नॉलेज है, नॉलेज का सदैव मिसयूज होता है। बिल्कुल एक ज़माने में रावण ने सारे ग्रहों को कब्जे में कर लिया था, जी वायु को कर लिया था, और बादलों को कर दिया था। तो उसने फिर आतंक फैला दिया था। तो उसी की यहाँ पर सब कुछ होता था। तो ये भी खतरा रहता है कि कुंभ में कि ऐसा ना हो जाए। तो वहाँ पर शनि का रोल है कि क्या करना चाहिए। तो कुंभ में ये भी एक खतरा है, और इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम अपने ही झंझटों में लगे फंसे रहते रहते हैं। हैं तो सही। दुनिया बहुत आगे निकल गई। सर आज तो कुंभ राशि की अलग ही खूबसूरती नजर आई है। अब ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, और आपने किसी बुक में लिखा भी है कि इस राशि में शनि बादशाह होता है। तो किस तरह की उसकी बादशाहियत नजर आती है इस राशि में, ये और बताइए। देखिए, मूल त्रिकोण की जितनी मैंने काफ़ी जानने का प्रयास किया कि ऋषियों ने क्या लिखा है, उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा। जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने लिखा है कि अच्छी राशि होती है, स्पेशल राशि होती है, प्रभावशाली होती है। प्रभाव कहाँ, किस तरह का प्रभाव, किसके ऊपर प्रभाव, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव, समाज के ऊपर प्रभाव, राशि के ऊपर प्रभाव, ग्रह के ऊपर प्रभाव, या क्या, तो नहीं समझ में आता। जी तो मूल त्रिकोण ऐसा मान के चलें कि वहाँ पर वो एक कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, या उस ग्रह को वहाँ पर बहुत कुछ करने की संभावना है। वो अपनी अपनी संभावनाओं को मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकता है। या ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में हो तो वो जी एक अलग ही लेवल पहुँच सकता है, जो कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं। जैसे अब मार्क्सिस्ट की बात करें तो उसने जो अपना मार्क्सिज्म चलाया, तो उसमें अलग बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया की बियॉन्ड सोच जाते हैं। मार्क्स ने द कैपिटल एक किताब लिखी थी, और किताब लिखने के बाद पूरी दुनिया में एक बार कम्युनिज्म आ गया था। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में कमाल किया।
तो ऐसी कोई अवस्था की हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम जो आपकी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको आप जीवंत बना सकते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे लोग आध्यात्म में भी बहुत गहरे जा सकते हैं। किसी में भी। और ये जो मैं जब कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, तो ये आध्यात्मिक बात ही हो रही है। तो ये जो कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक जो आध्यात्मिक चिंतन है या आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग है, उसका लॉजिक निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कबीर को ही ऐसा क्यों होता है, या नानक को ही ऐसा क्यों होता है, तो मोहम्मद को ही ऐसा क्यों होता है, बुद्ध को ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसा क्यों नहीं होता। वो जानना चाहते हैं कि ये जो अवस्था है इन लोगों की, ये अवस्था आम आदमी की अवस्था क्यों नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्म को उससे जोड़ना चाहते हैं, जबकि ये तो संभव है नहीं, क्योंकि आध्यात्म जो है पूरी दुनिया में फैलाया नहीं जा सकता, उसका रिजल्ट फैलाया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जो आपकी अनुभूति है, वो गांव में सुनते थे गूंगी का गुड़, तो आप नहीं बता सकते कि गोलगप्पा कैसा होता है या कोई मिठाई कैसी होती है। मिठाई आप नहीं बता सकते, आप खा सकते हैं, कोई और अनुभूति खा सकते हैं आप मिठाई का। आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि रसगुल्ला कैसा होता है, रसगुल्ला कैसा होता है, कोई आदमी इस दुनिया में नहीं बता सकता। गूंगी का गुड़ तो हम कहते हैं, आप खा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिकता की बात है, धर्म को बताया जा सकता है कि धर्म ऐसा होता है, ऐसा होता है। आध्यात्मिकता को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस माहौल में पले हैं, किस माहौल में आप जिए हैं, किस विचारधारा के साथ आप चले हैं, और किस विचार कौन सी विधि आप कर रहे हैं, और क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपके अंतर्मन में चल रहा है, क्या आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, क्या आपके कॉन्शियसनेस में चल रहा है, और क्या जो बाहरी कॉन्शियसनेस है, जो भीतरी कॉन्शियसनेस है, उन दोनों में जो एकाकार है, उसको बताया नहीं जा सकता। क्या बात है सर। वाह। और ये मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, और मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं जिनका जिक्र करना गूंगी के गुड़ जैसा है। मैं ही जानता हूँ, किसी और को ऐसा स्वाद आता होगा। मैंने बताया ना कि रसगुल्ला आप खाएंगे आपको अलग स्वाद आएगा, मुझे अलग आएगा। उसे आप बताना तो मैं बता सकता हूँ, आप बता सकते हैं। मीठा है तो मीठे से रसगुल्ला एक्सप्लेन नहीं होता, ये थोड़ा गहरा मामला है। तो मेरे को लगता है आज काफ़ी इस विषय पे काफ़ी चर्चाएं हो गई, क्योंकि शनि आध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए मैं अनायास बिना प्रयास के सब भूल गया। और मुझे नहीं मालूम, कविता ऐसी बातें अक्सर नहीं करती, आज इन्होंने भी की तो इनके भी आध्यात्मिक लेवल की बात मालूम पड़ती है। और ये सब अनायास ही हुआ है, शायद शनि ही कराना चाहता था जी। और शनि मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है, बृहस्पति धार्मिक ग्रह है और शनि आध्यात्मिक ग्रह है। और अध्यात्म का जो स्वाद है वो खुद चखना पड़ता है। धर्म की बात तो कोई बता देगा और फिर अपनी सी मालूम पड़ती है, लेकिन अध्यात्म जो आपका अनुभव है मेरा हो ही नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।